तो हम लोगों को एक सिंपल पॉलिसी फॉलो करनी है और वो ये है कि अगले 7 डेज तक हम यही बोलेंगे कि अभी तो मैंने कुछ खास पढ़ाया ही नहीं है, क्लास तो आज ही स्टार्ट हुई है, मेन कंटेंट तो आज से ही चालू होगा। ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट क्लास, एक्चुअली जेन्युइनली फर्स्ट डे एक्चुअली मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया था, सिर्फ एक ओरिएंटेशन था। और मैं आपको इंट्रो दे दूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए हैं, आई एम सी निखिल गुकरू और मैं आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट वन इज कॉस्टिंग एंड सेकेंड वन इज जीएसटी। ठीक है, so I am covering 140 marks in your first group, that is approximately more than 1/3, means मैं आपको 140 नंबर का पढ़ाऊंगा 400 में से, तो 100 + 40 140 मार्क्स। नाउ मैंने आपको बताया था कि जीएसटी में तो बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है, 30 अप्रैल तक बहुत सारे अमेंडमेंट और भी आ जाएंगे। तो राइट नाउ मैंने बताया था हम स्टार्टिंग कॉस्ट से कर रहे हैं, और कॉस्ट जो सब्जेक्ट है वो 100 नंबर का सब्जेक्ट है, और इसमें 20 नंबर की एक ऑप्शनल थियरी क्वेश्चन भी आता है। तो 100 मार्क्स का तो प्रैक्टिकली है और साथ में 20 नंबर की थियरी है। तो मैंने आपको बताया था कि हम थियरी को बैकअप की तरह रखेंगे, क्योंकि अच्छा आपको अगर स्कोर करना है, इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर देन 80 85 और 90 मार्क्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग ना, तो इन दैट केस यू शुड गो फॉर प्रैक्टिकल ओनली। थियरी हम करेंगे पर उसे एज ए बैकअप रखेंगे, क्योंकि इट्स ऑलवेज एन ऑप्शनल क्वेश्चन। मैंने बताया था कि हमें सिलेबस में करना क्या क्या है, तो याद कीजिए मैंने आपको पूरे नोट्स मेरे ओपन करके बताए थे। हम 3 चीज़ों को कवर करेंगे हमारे सिलेबस में, क्लास के नोट्स रहेंगे, उसके बाद हम कवर करेंगे आईसीएआई द्वारा दिया गया मॉड्यूल, एंड उसके बाद हम लोग कवर करेंगे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन। साथ साथ भी करते रहेंगे, पर अल्टीमेटली कोई भी मेरा चैप्टर खत्म तब माना जाएगा जब ये तीनों चीज़ें मेरी पूरी हो जाएगी। तो जब तक मेरी ये तीनों चीज़ें खत्म नहीं होती, मैं बोलूँगा मेरा चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है। तो इन तीनों चीज़ों को कवर करने के बाद ही हम मानेंगे कि हमारा चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हुआ है। इसके बाद मैंने एक्चुअली हमारे सब्जेक्ट की बात करना स्टार्ट यहाँ से की थी। मैंने बताया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। याद कीजिए, सिंपल है। मैंने आपको बताया था, कई बच्चे बोल रहे थे सर जो बनाने में लगने वाली कॉस्ट है वो कॉस्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम कॉस्ट बोलते हैं। तो मैंने बोला था नहीं, सिनारियो अब बदल चुका है, सिचुएशंस अब चेंज हो चुकी है। सिर्फ बनाने वाली कॉस्ट को अगर आप, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को अगर आप कॉस्ट मानोगे, तो आज के सिनारियो में आप नहीं टिक पाओगे, क्योंकि ज़्यादा पैसा उस चीज़ की मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसकी एडवर्टीजमेंट, उसकी पैकिंग, उसकी रिसर्च में किया जा रहा है, रेदर देन उसको बनाने में किया जा रहा है। मैंने एलवी का एग्जाम्पल भी लिया था कि लुई विटॉन आपको 3 लाख रुपए का बैग दे रहा है, तो क्या उसको बनाने में 3 लाख रुपए की कॉस्ट आई होगी? बिल्कुल भी नहीं। तो एक्चुअली उसको बनाने में नहीं, उसकी ब्रांडिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी एडवर्टीजमेंट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में, फैशन शोज जो वो लोग करवाते हैं, उनमें जो खर्चा कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो मैंने बोला था कॉस्ट को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से ना जोड़ के हमें बहुत जनरल जाना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा किसी भी तरह का हो सकता है। एंड दैट्स वाई हमने एक बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखी थी, कोई भी चीज़ कॉस्ट कब होगी? जब वो किसी प्रोडक्ट पे किया गया खर्च है। प्रोडक्ट या सर्विसेज पे किया गया कोई भी खर्च उसकी कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। तो अगर हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर बनाने में खर्च कर रहे हैं, मार्केटिंग में खर्च कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट में खर्च कर रहे हैं, पैकिंग में खर्च कर रहे हैं, उसकी रिसर्च में पैसा खर्च कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी में पैसा खर्च कर रहे हैं, उसकी पैकिंग में पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो हर चीज़ कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट का पार्ट मानी जाएगी। ये बात भी हम फर्स्ट डे डिस्कस करके आ चुके हैं। और फाइनली मैंने आपको बताया था कि इन इन चीज़ों को हम कॉस्ट में जनरली जोड़ते हैं। तो ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं कि यही जुड़ेगा, मैं सिर्फ ये बता रहा था कि रॉ मटेरियल, रेंट, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन, लेबर, ये वो खर्चे हैं जो जनरली हम कॉस्ट के अंदर जोड़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, हर वो खर्चा जो प्रोडक्ट के ऊपर किया गया है वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। मेन एक्सक्लूजन्स में क्या है, तो मैंने एक तो आपको बताया था सर बैड डेट। अगर एक कंपनी बैड डेट कर रही है या किसी कारण से उसने माल उधार बेचा और सामने वाले ने टाइम पे पैसा नहीं दिया, तो बैड डेट कभी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये कॉस्ट प्रोडक्ट पे कहाँ किया गया खर्च है। आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करी, आपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करी, उसे बेचा, यहाँ तक का खर्चा प्रोडक्ट पे किया हुआ है। अगर सामने वाले ने उसका पैसा नहीं दिया, तो इसमें प्रोडक्ट की क्या गलती? एक कस्टमर अगर किसी चीज का कंपनी को पैसा नहीं देगा, तो क्या कंपनी उसके कारण दूसरे कस्टमर को चार्ज करके कॉस्ट बढ़ा के ले लेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये कंपनी का खुद का लॉस है। बैड डेट एक कंपनी का खुद का लॉस है। ये जो बैड डेट है, ये कंपनी अपने कस्टमर से, दूसरे कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकती। ऐसे ही इनकम टैक्स भी कंपनी का पर्सनल एक्सपेंस है।
कंपनी अगर इनकम टैक्स पे कर रही है तो अल्टीमेटली द पर्पस इज कि गवर्नमेंट को अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से एक पैसा सरकार को देना पड़ रहा है, अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट सरकार आपसे ले रही है, तो कंपनी का पर्सनल एक्सपेंस है, ये कंपनी इनकम टैक्स अपनी जेब से भरेगी, ये भी कस्टमर से नहीं लेगी। डिविडेंड कंपनी कस्टमर से इसलिए नहीं लेगी क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, आपने जो प्रॉफिट कमाया उसी को आप बांट रहे हो। एबनॉर्मल कॉस्ट कंपनी कभी कस्टमर से नहीं लेगी। क्यों नहीं लेगी? क्योंकि एबनॉर्मल कॉस्ट आपके यहाँ लगी है, एबनॉर्मल कॉस्ट बाकी कॉम्पिटिटर्स के यहाँ पे नहीं लगी है। मेरे यहाँ आग लगी है, क्या आज में मेरे यहाँ लगी गई आग में हुआ नुकसान कस्टमर से ले लूंगा? कस्टमर बोलेगा सॉरी सर, मेरे को आपके यहाँ से आज खरीदना ही नहीं है, मैं किसी और के यहाँ से खरीद लूंगा, क्योंकि आपके अलावा बाकी सब लोगों के यहाँ आग थोड़ी लगी है। आपके यहाँ आग लगी है, आपको नुकसान हुआ है, आप उसकी भरपाई अपने पॉकेट के प्रॉफिट से कीजिए, हमसे क्यों ले रहे हो? तो एबनॉर्मल कॉस्ट कभी भी कस्टमर से रिकवर नहीं हो सकती। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है साहब, अलग अलग राइट ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ। अगेन इसका प्रोडक्ट के साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में पैसा किया जो खर्च हुआ था वो है, ये सब वैसे खर्चे हैं जिनका प्रोडक्ट और सर्विस के साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो हम कस्टमर से सारे पैसे रिकवर नहीं कर सकते। दिस वॉज द फर्स्ट डेज डिस्कशन। तो जो बच्चे आज बैठे हुए हैं, हमने बस इतना ही डिस्कशन पहले दिन किया था। येस्टरडे मैंने ज़्यादा फालतू का ज्ञान बहुत बांटा था कि पढ़ाई कैसे करनी है या हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए इंटर में पास होने के लिए, वो सब चीज़ें आ जाएगी, आप लोग अपने आप समझ में आ जाएगी। थोड़ा फालतू फालतू का ज्ञान था जस्ट क्योंकि कल ओरिएंटेशन क्लास थी। कभी कभी मौका मिलता है हमको फालतू का ज्ञान बांटने का, बाकी तो हमें सिलेबस पे स्टिक करना पड़ता है क्योंकि सिलेबस बहुत सारा है और टाइम बहुत कम है। तो जो अंदर से एक भड़ास निकलती कि यार ज्ञान बांटना है, तो वो सिर्फ फर्स्ट डे ही निकल पाता है, उसके बाद ज्ञान बांटने वाला कॉन्सेप्ट सारा खत्म हो जाता है और अल्टीमेटली हमें सिलेबस पे आना पड़ता है। सो नाउ वी आर इन द लिस्ट ऑफ एक्सक्लूजन्स ऑफ कॉस्ट। क्या क्या चीज़ें हम कॉस्ट में नहीं शामिल कर रहे हैं। एक सवाल कल आया था कि सर आपने इनकम टैक्स की बात तो कर ली, लेकिन व्हाट अबाउट जीएसटी? यू हैव नॉट कवर्ड सर, जीएसटी का क्या होगा वो आपने नहीं बताया हमें। तो अब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। एग्जैक्टली जीएसटी भी मैं ही पढ़ाऊंगा, तो मुझे उसके बेसिक्स को पढ़ाने में इतना दिक्कत नहीं होगा। मैं बहुत कंफर्टेबली वो चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे जीएसटी हम कॉस्ट का पार्ट माने या नहीं माने, क्यों नहीं माने। ओके, सो इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और इसके लिए हमें नीचे एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, घबराना मत। कई बच्चों को लगेगा बाप रे इतना टफ पहले दिन बता दिया है, क्या कर रहे हैं सर। एक्चुअली टिपिकल नहीं है, थोड़ा सिंपल भाषा में समझेंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ समझोगे, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम ले रहे हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर लिख लेना, लेकिन पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए ये है फर्स्ट पर्सन, ही इज अ फर्स्ट पर्सन। ऑनलाइन जितने स्टूडेंट्स हैं, क्या सब लोगों को मेरी प्रॉपर वॉइस आ रही है? बिकॉज नाउ वी आर स्टार्टिंग फॉर टुडे सेशन, सो आप लोगों का इंटरेक्शन चलते रहना चाहिए, अदरवाइज मुझे ऐसा पता ही नहीं चल पाएगा कि आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। परफेक्ट है, वेरी नाइस। सो सुनिएगा ध्यान से। जो फर्स्ट पर्सन है ना, वो फर्स्ट पर्सन फॉर एग्जाम्पल परचेज करता है 1 लाख रुपीज में, और ये पर्सन आगे सेल करता है 1,50,000 में। ओके, अब यहाँ पे सरकार इसकी सेल पे जीएसटी लगा देती है। एक्चुअली 10% का जीएसटी ऐसा होता ही नहीं है। रेट ऑफ जीएसटी में भी 5, 12, 18, 28, बट मैं एक सिर्फ राउंडिंग के लिए 10% ले रहा हूँ। 15,000 रुपये का जीएसटी सरकार इस पे लगा देती है। इफ यू आर सेलिंग समथिंग यू हैव टू पे जीएसटी, बट इट्स ए इनडायरेक्ट टैक्स, it's not a direct tax, it's indirect tax, so you will recover this tax from customer in your invoice. So now he will prepare an invoice for rupees 150 or 165, 165. So now customer will pay 1,65,000 for the goods. तो ये बंदा अब आगे कितने में बेचेगा? 1,50,000 में या 165 में? 165 में, जिसमें 1,50 तो इसका सेल है और 15,000 क्या है? टैक्स कंपोनेंट है। मुझे बताओ ये 15,000 अपनी जेब में रखेगा या सरकार को दे देगा? तो साहब इसने यहाँ से क्या किया, इसने ये जो पैसा है, ये पैसा हम समझ लेते हैं कि हमारी यहाँ पे बड़ा सा मुंह खोले हुए सरकार है, गवर्नमेंट को इसने 15,000 रुपये टैक्स तो भर दिया। किससे लेके भरा? बायर से लेके भरा। ये बायर कौन है? ये सेकंड बंदा अपन ले लेते हैं, ये है 2।
सेकंड पर्सन, इसने दिए टोटल 165, आउट ऑफ दैट 165 15,000 विल बी इन द पॉकेट ऑफ द गवर्नमेंट एंड 150 ही विल रिमेन, ही विल कीप एज ए सेल प्राइस। ओके, अब सवाल क्या है सुनना, नेक्स्ट बंदे के लिए कितने पैसे गए? 165। चलो इसके लिए परचेज कितनी हो गई? 165। लिसन वेरी केयरफुली, डोंट राइट इट डाउन बिकॉज इसमें कुछ चेंज करूंगा मैं, इसलिए प्लीज सुनना ध्यान से, है ना? मैं चेंज करूंगा, ठीक है? चलिए तो पॉइंट पे आते हैं। मुझे पता है कुछ लोगों का कंट्रोल ही नहीं होता है, मतलब कुछ भी कर ले, हम कितना भी हाथ पकड़ ले तो भी वो जाएगा ही जाएगा कॉपी पे लिखने के लिए, है ना? कितना भी कर ले वो जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए मैं बता दूं कि मैं इसमें चेंज करूंगा, अब लिखो, ठीक है? चलिए, तो अब पॉइंट ये है कि मेरे पास जो परचेज है वो आ रही है 1,65,000 की। अब ये बंदा आगे अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेगा, अपन मान लेते हैं ये जो प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेगा उसके बाद ये आगे कितने में बेच रहा है? 2 लाख रुपए में ये आगे सेल कर रहा है, और इसके ऊपर भी रेट ऑफ जीएसटी एक तरह से 10% है। तो अब मुझे बताओ ये कितना टैक्स पे कर रहा है? 20,000। नेक्स्ट पर्सन से कितना लेगा? 220। ओके, और सरकार को कितना जमा करा देगा? 20,000 रुपए लेगा और सरकार को दे देगा। अब इस पूरे टैक्सेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो बताएगा क्या प्रॉब्लम है? यस सर, आपका नाम है तरुण, करण, करण, यस करण, बताइए। यस, शायद नहीं, एक्चुअली बिल्कुल सही है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, जितने सेलर आएंगे उतनी बार टैक्स लगेगा, बिकॉज जीएसटी सेल ट्रांजैक्शन पे लगता है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट तो ये बोलता है कि जीएसटी सेल पे लगता है। तो व्हेन आई एम सेलिंग, फर्स्ट पर्सन इज सेलिंग टू सेकंड वन, then the first person will recover GST from the second person and pay it to the government. Now second is selling it to the third person, दूसरा तीसरे को बेच रहा है, तो तीसरा से टैक्स लेके दूसरा भरेगा, फिर तीसरा आगे चौथे को बेचेगा तो तीसरा टैक्स लेके गवर्नमेंट को भरेगा। तो ऐसे तो एक 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 कस्टमर की चेन में 5 डीलर बीच में हुए, 5 मैन्युफैक्चर हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, फिर सुपर स्टॉकिस्ट हुआ, फिर रिटेलर हुआ, फिर कंज्यूमर हुआ। तो जितने ज्यादा इंटरमीडिएटरीज बीच में रहेंगे उतनी बार टैक्स लगता जाएगा। That is a big problem because now you are paying tax on the same thing twice. Look at the example. अगर आप एग्जाम्पल को ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपने जो 1,50,000 रुपए पे टैक्स दिया था, वही चीज सेकंड वाले ने कॉस्ट मान ली, और उसके ऊपर उसने वापस से अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के जब 2 लाख रुपए पे टैक्स निकाला, तो जो 1.5 लाख रुपए था उस पर टैक्स पहले भी दिया जा चुका है और उसी पे टैक्स। मुझे बताओ इसको 2 लाख रुपए कैसे बने होंगे? मुझे बताओ इसने 2 लाख रुपए कैसे निकाले होंगे? ये 2 लाख रुपए कैसे आए होंगे बताओ? 165 की तो इसकी क्या हो गई? कॉस्ट, और इसका कितने का प्रॉफिट मार्जिन हो गया? 35,000 का। तो इसने प्रोडक्ट कितने में बेच दिया? 2 लाख में। वो 165 कहां से आया था? पिछले वाले से। क्या उसके ऊपर टैक्स दिया जा चुका है? चीज के ऊपर टैक्स आया ना? एक ही चीज के ऊपर 2 बार टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वो 150 पे मैं एक बार टैक्स पहले दे चुका हूं, और वही चीज 150 अगले की कॉस्ट बनी और वो अगला बंदा उसे बेच रहा है, तो वही चीज पे वो टैक्स वापस दे रहा है। मतलब सेम कमोडिटी बार बार बिकती जाएगी, क्योंकि सरकार को बार बार उसके ऊपर टैक्स मिलता रहेगा। तो मैं यही तो बता रहा हूं कि ये होगा या नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा, मतलब ये जो है ये अब इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये पहले होता था। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन मतलब एक ही चीज के ऊपर आप 2 बार टैक्स पे कर रहे हो। एक बार आप टैक्स पे 1 कर चुका है, वही चीज बिकने पे वापस एक बार टैक्स कौन पे कर रहा है? सेकंड पर्सन पे कर रहा है। और एक और चीज है, इसमें टैक्स पे भी टैक्स लग रहा है। जो 15,000 रुपए मैंने एज ए टैक्स लिया था, वो अगले बंदे ने क्या मान लिया? अपनी कॉस्ट। तो जब वो उसको कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ के सेल कर रहा है, तो बताओ 15,000 का कंपोनेंट भी कॉस्ट के अंदर जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? जुड़ गया। तो बताओ वो सेल के अंदर जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? जुड़ा है। तो जो 2 लाख की सेल है उसमें 15,000 के टैक्स पे भी वो वापस से टैक्स दे रहा है। चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड वाले में एक्चुअली यहां से गलती हो गई। हम ऐसा नहीं करेंगे। दिस इज नॉट द वे। नाउ व्हाट वी विल डू, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, लिसन केयरफुली। ये भाई साहब जब सरकार के पास जाके बोलेंगे कि मैंने 1.5 लाख रुपए तो प्राइस के दिए, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा पूछा सर चैप्टर 1 है क्या? एक्चुअली हम लोग अगले 6 से 7 दिन सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे कॉस्ट के। सो आई कैन से दिस इज नॉट चैप्टर 1, these all are the concepts which is very useful for
laying a foundation for the cost syllabus. So what we are doing is we are preparing a foundation of the syllabus. So ये जो हम पढ़ रहे हैं ये चीज़ें आपको हर चैप्टर में कहीं ना कहीं मिलेगी. तो ये वो बेसिक्स है जो आपको कहीं ना कहीं पूरे हर चैप्टर में कहीं ना कहीं कनेक्ट होके मिल ही जाएंगे. तो हम वो ABCD सीख रहे हैं, है ना. तो अभी हम ये समझ रहे हैं कि साहब अगर मैं जीएसटी के बारे में बात करूं तो इसमें कॉस्ट का इफेक्ट क्या होगा. तो प्रॉब्लम ये है कि अगर जीएसटी में सिंपल ट्रांजैक्शन सेल पे जीएसटी लगा दिया जाए जैसे नॉर्मली लगता है तो प्रॉब्लम में कैस्केडिंग इफेक्ट आ जाएगा. तो अब एग्जैक्टली ट्रीटमेंट क्या होगा सुनना. ये बंदा बोल रहा है सरकार को सर मैंने खरीदा है. अच्छा तूने खरीदा है, कितने में खरीदा है. बोले 165 में. सरकार बोलती रुक 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 65 मत बता, मुझे बता तेरे बिल में प्राइस कितना लिखा है और टैक्स कितना लिखा है. बोलता है सर बिल में प्राइस लिखा हुआ है 1.5 लाख और टैक्स लिखा हुआ है 15,000. वो बोलता है एक काम कर तू परचेज कॉस्ट 1.5 लाख रुपए ही मान. सरकार क्या बोलती है इसको कि तू परचेज कॉस्ट कितनी मान, 1.5 लाख रुपए मान और एक नया खाता खोल दे अपने अकाउंट में और उस खाते का नाम होगा सुनना इनपुट टैक्स क्रेडिट. क्या नाम होगा इसको शॉर्ट फॉर्म में एक मतलब एक नाम और है इसका, इसको बोलते हैं रिबेट. तो एक अकाउंट खोल अपनी बुक्स में और उसका नाम क्या है रिबेट. अब एंट्री क्या पास करेगा. अगर मैं बोलूं कि साहब इसने बैंक से कितना पैसा दिया तो बताओ बैंक से कितना पैसा दिया इसने 165. बट आउट ऑफ 165 हाउ मच इज द परचेज प्राइस एंड हाउ मच इज द टैक्स 150 एंड 15,000. तो पता है जनरल एंट्री क्या पास करेगा बुक्स के अंदर परचेज अकाउंट डेबिट 150 एंड आईटीसी अकाउंट डेबिट 15,000 टू बैंक अकाउंट 1,65,000. ये बोलेगा 15,000 रुपए में कॉस्ट नहीं मान रहा, सरकार ने मुझे कॉस्ट मानने से मना कर दिया. मत मानना क्योंकि अगर तूने इसको कॉस्ट मान लिया तो हम आगे जा पे जब तेरे पे टैक्स लगाएंगे तो अल्टीमेटली तुझे 15,000 पे भी वापस टैक्स लग जाएगा, टैक्स पे टैक्स लग जाएगा और वो तब नहीं लगेगा जब तू इस 15,000 को कॉस्ट क्यों कहां से लूंगा, मेरी जेब से थोड़ी भरूंगा. आप बोल रहे हो पैसा दे दिया और उसको कस्टमर से मत ले तो मैं कहां से भरूंगा. सरकार बोलती 2 मिनट शांति रख, बता रहे हैं क्या होगा. अब हुई बात सेल की. अब पहली बात बताओ भाई साहब कॉस्ट कितनी मानेंगे 150 और इनको 35,000 का प्रॉफिट फॉर एग्जांपल चाहिए. तो बताओ अब इनकी सेल प्राइस कितनी हो जाएगी 1,85,000. इसके ऊपर अब टैक्स कितना बनेगा. पहली बात तो जो 15,000 का कंपोनेंट है उसके ऊपर टैक्स पे टैक्स नहीं लगा क्योंकि हमने उसको कॉस्ट माने ही नहीं. तो हमने जो 2 लाख मान रहे थे हमने बोला 15,000 तो टैक्स कंपोनेंट उसको अलग कर दो. अब मेरे लिए प्राइस कितनी हो गई 185 के ऊपर मैं 10% लगाऊंगा तो कितना जीएसटी बनेगा 18,500. अब मेरी बात सुनो, मैं नेक्स्ट कस्टमर से कितने लूंगा 2,03,000. अगले ने मुझे 2-3 दिया. अब इमेजिन करना अगले ने मुझे कितने पैसे दिए, अगले बंदे ने मुझे कितने पैसे दिए जल्दी बताओ. 2,03,500 उसमें से 185 तो मैंने रख लिया. सरकार बोलती अच्छा कितने में बेचा, बोलता सर 2,03,500 में. बोले हमारे नाम का कितना पैसा लिया 18,500 हमें दे. सरकार बोलती है हमारे नाम से लिया ना तो हमें दे. एक वो था 18,500 ऐसे कैसे आए और वो सरकार को देने लगा और उसने एकदम हाथ खींच लिए. रुको सर 15,000 का मैं बताया नहीं आपने क्योंकि आपने बोला था शांति रख बताऊंगा क्योंकि वो मैंने कस्टमर से तो लिए कि नहीं लिए बताओ. लेने दी क्या सरकार ने मुझे कि ले लो कस्टमर से. अगर कस्टमर से ले लेता तो टैक्स पे टैक्स नहीं हो जाता क्या. तो कस्टमर से लेने दिए क्या 15,000 रुपए नहीं. तो 15,000 रुपए अभी किसकी जेब से लगे हुए पड़े हुए हैं, किसकी जेब से लगे हुए हैं सेलर की. और सेलर ने सरकार को जो बोला सरकार बोलो, बोले शांति रख बता रहा हूं. वो शांति आ गई. अब बात हुई कि सरकार बोल रही क्या दे सर वो 15,000. हाँ 15,000 सरकार ने बोला था मैं कर लूंगा तो टेंशन मत ले, सर कस्टमर से मत लेना. तो अब मुझे बताओ ये बंदा क्या करेगा. ये बंदा कस्टमर को कितने ये बंदा कस्टमर से कितने टैक्स ले चुका है जो सरकार मांग रही है 18,000. भाई साहब बोलेंगे सर पहले जो 15,000 आपने मुझे किसी और से लेने नहीं दिए वो मैं अपनी जेब में रखूंगा और आपको अब मैं टैक्स सिर्फ कितना पे करूंगा 3,500 रुपये दूंगा क्योंकि आपने क्या बोला था 15,000 हमारा टैक्स कस्टमर से मत लेना, हम तुझे किसी ना किसी हाल में वापस करवा देंगे, तू बस शांति से बैठा रहे. अब वो हिसाब करने की बारी आई. अब इन भाई साहब को 18,500 तो सरकार को देने लेकिन सरकार ने 15,000 का वादा किया था. तो भैया वो भाई साहब पता है क्या करेंगे, पहले बताओ अपन ऐसे समझते हैं
ये वाली जो जेब है ना, ये वाली मेरी पॉकेट है, ये पॉकेट मैंने परचेज पे टैक्स देने की है और ये पॉकेट सेल पे टैक्स रिसीव करने की है। मेरी बताओ, मेरी जेब से सबसे पहले कितने का टैक्स जा चुका था खरीद के समय? 15,000। तो अभी मेरी ये वाली पॉकेट क्या हो चुकी है? -15,000। अब इस पॉकेट में कितना टैक्स रखा हुआ है? पता है व्यापारी क्या करेगा? चुपचाप से 15,000 रुपए पॉकेट में डाल लेगा। अब मुझे एक मिनट बताओ, इस पॉकेट इधर क्या बचा? इधर क्या हुआ? इधर क्या हुआ? इधर क्या हुआ? 0। अब इस पॉकेट में कितने बच गए? 3,500 रुपए सरकार जाके। अब बताओ मेरी पॉकेट से क्या लगा और क्या बचा? व्यापारी की पॉकेट से ना 1 रुपया लगा, ना व्यापारी की पॉकेट में 1 रुपया बचा। ये सरकार ने चुपचाप जो 3,500 रुपए का मेरे पास टैक्स बचा था वो सरकार ने ले दिया। और मजेदार बात यह है कि मेरी जेब में ना 1 रुपया बचा, ना मेरी जेब से 1 रुपया लगा। और ये इनडायरेक्ट टैक्स का बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। कभी इंटरमीडिएटरी पार्टीज पे टैक्स का बर्डन नहीं आता, सारा बर्डन किस पे जाता है? कस्टमर पे। और ये कैसे प्रूव हो जाएगा, मैं आपको 1 मिनट बता देता हूँ। बताओ ये भाई साहब सरकार को अब कितने पैसे पे करेंगे? साढ़े। अब सरकार के इसमें देखो टोटल टैक्स कितना जा चुका है? 15,000 तो पहले वाले ने दिया था और 3,500 इधर दिया, मतलब सरकार की जेब में टोटल टैक्स कितना गया? और कस्टमर ने कितना टैक्स पे किया? थर्ड पर्सन अब टोटल कितना टैक्स पे करा है? थर्ड पर्सन ने जो किया वो टोटल 2,03,500 में थर्ड पर्सन ने खरीदा। अल्टीमेटली इसने कितना टैक्स बर्डन उठाया? 18,500 का। सरकार की जेब में भी कितने पहुंचे? मतलब इन दोनों पार्टी ने अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं दिया। जब सरकार की जेब में 18,500 और कंज्यूमर ने भी 18,500 ही दिए, मतलब इन फर्स्ट और सेकंड वाले की जेब में कुछ प्रॉफिट गया या प्रॉफिट बचा क्या टैक्स के नाम का? तो ये इंटरमीडिएट पार्टीज ने जितना भी टैक्स बर्डन था वो कंज्यूमर पे डाल दिया। पर एक चीज आप नोटिस करोगे, बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट कास्केडिंग अवॉइड हो गया। दो चीजों से अवॉइड हो गया। एक तो जो 15,000 रुपये टैक्स था उसको कॉस्ट नहीं माना हमने, इस कारण क्या हुआ, मेरी जो सेल प्राइस थी वो 2 लाख से घट के 185 हो गई। अब दूसरी खास बात ये है कि जहां मैं बोल रहा था सर मैं 1.5 लाख पे पहले टैक्स दे चुका हूं 15,000 रुपए का, तो सरकार ने बताओ कैश में वापस अपने से टैक्स लिया क्या? नहीं लिया। तो अल्टीमेटली मेरे ऊपर टैक्स बर्डन भी सिर्फ कितने का आया? 3,500 का, जितना वैल्यूएशन की। सेकंड बंदे ने खुद ने कितना प्रॉफिट जोड़ा था? 35,000। उसके ऊपर 10% 3,500, यही वो टैक्स है जो कैश में भर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जितना एडिशन किया था उसका टैक्स ऑलरेडी सरकार के पास जा चुका है। अभी बताओ ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया है नहीं आया? अब मुझे बताओ जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, अब डाउट पूछो, डाउट पूछो, डाउट पूछो, डाउट पूछो, जल्दी फटाफट डाउट पूछो। और अगर आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया तो इसको नोट कर लो फटाफट साहब। ये एक्चुअली जीएसटी का बेसिक मैकेनिज्म है। ये जीएसटी का बेसिक मैकेनिज्म है। अब जितने ही बच्चे ऑनलाइन हैं, जितने ही बच्चे ऑफलाइन हैं, जिनको भी कुछ भी डाउट पूछना है इस मैकेनिज्म को लेके, फील फ्री टू आस्क। यस, वो एक्चुअली अपन मान रहे हैं कि वहां पे उसने कोई टैक्स नहीं दिया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो अपने को चेन रोकनी पड़ेगी ना। अपन मान रहे हैं उसने किसान से खरीदा है, कोई रॉ मटेरियल ऐसा है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का है, उस पर जीएसटी है ही नहीं, अपन ऐसा मान रहे हैं। कहीं तो रुकना पड़ेगा ना अपने को, कहीं से तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए अपन ने ऐसा मान लिया कि परचेज पे उसको कोई टैक्स नहीं लगा होगा, उसने हो सकता है किसान विसान से खरीदा होगा। जी मैडम, अब तो लिख लो, अब लिखो, अब नहीं कटवाऊंगा, है ना, लिख लो अब। It means a seller can recover the amount of tax from purchaser after paying it to the government. Actually, he will collect from the purchaser and then pay it to the government. बच्चे बोल रहे हैं सर पहले वो सरकार को देगा और फिर वो कस्टमर से कलेक्ट करेगा। नहीं, पहले वो कस्टमर से कलेक्ट करेगा और वो अमाउंट फिर सरकार को देगा। जब सेल करेगा तो कस्टमर से लेगा, फिर उस पूरे महीने के टर्नओवर पे जो भी टैक्स उसने कस्टमर से लिया है वो सरकार को अपने पास रखी हुई क्रेडिट से एडजस्ट करके बाकी अमाउंट देगा। इसे पता है ऐसे भी समझ सकते हो, 1 मिनट के लिए सुन लो फिर वापस लिख लेना।
ऐसे भी समझ सकते हो कि ये पेटीएम के कैशबैक की तरह है। आई एम पेइंग 1,65,000 टू द फर्स्ट पर्सन। मैं मान लो हम कोई रिचार्ज करवा रहे हैं और वो 1,65,000 रुपए का है फॉर एग्जाम्पल, और उसमें से 15,000 रुपए कैशबैक आ रहा है मेरे पास वॉलेट के अंदर। तो पहली बात बताओ मेरे लिए कॉस्ट कितनी होगी, 165 या 150? क्योंकि चलो नहीं नहीं, ऐसे समझ में, सॉरी बहुत बोरिंग हो रहा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लो। व्हाट्स योर नेम सर? विशाल। एंड व्हाट्स योर नेम सर? आदेश। विशाल एंड आदेश आर फ्रेंड्स, ऐसा मान लेते हैं। विशाल एंड आदेश जो हैं वो अच्छे दोस्त हैं। अब जो आदेश हैं, उनकी गर्लफ्रेंड का फोन उनको रात को 11:30-12 बजे आया, रिचार्ज कर दे। आदेश ने बोला मेरे से तो तू बात करती नहीं है, तो तेरे को रिचार्ज काहे के लिए चाहिए? बोले नहीं मेरे को नेटफ्लिक्स देखना, ये हो तो रिचार्ज कर दे। तो अब आदेश के पास तो पेटीएम का ऐप नहीं था, पर विशाल के पास था। अब आदेश भाई साहब गए विशाल के पास, और वो भाभी का करना है यार, ठीक है, तो तू देख ले यार, भाभी का रिचार्ज करना है। वो बोले ठीक है मैं कर देता हूँ। उसने क्या किया, 15 मिनट तक पहले अच्छे से इंटरनेट पे सर्च वर्च किया, कूपन कोड निकाला और 200 रुपए का रिचार्ज कर डाला। अब आदेश ने विशाल ने आदेश को बोला कि मैंने तेरे गर्लफ्रेंड का 200 का रिचार्ज किया, 200 रुपए दे। आदेश को पता चल गया, वो देख रहा था कि भाई साहब ने कूपन कोड लगाया है और इनके खाते में पेटीएम वॉलेट में 40 रुपए कैशबैक वापस भी आ गया है। तभी तो 15 मिनट मेहनत करी, दूसरे की गर्लफ्रेंड के लिए 15 मिनट मेहनत कौन करेगा? ठीक है, मेहनत इसलिए करी क्योंकि भाई साहब को क्या मिल गया, 40 रुपए। और ये बात पता पड़ गई आदेश को। अब मुझे बताओ आदेश जब इसका हिसाब करके पैसे देगा तो 200 रुपए देगा, 160 रुपए देगा? क्योंकि 200 में से 40 रुपीज का तो विशाल को क्या मिल चुका है, कैशबैक मिल चुका है। तो ये बात समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे भी यही हुआ। हमने 1,65,000 रुपीज परचेजर को पे किए, पर गवर्नमेंट ने मुझे 15,000 रुपए कैशबैक के फॉर्म में मेरे वॉलेट में डाल दिए और मेरे लिए बोला कि मेरी कॉस्ट सिर्फ 1,85 माने, क्योंकि 15,000 हम तुमको वापस दे रहे हैं। लेकिन हाँ, कैश नहीं दे रहे हैं, कहां दे रहे हैं, एक अकाउंट के अंदर दे रहे हैं। उस अकाउंट का नाम क्या हो जाएगा, आईटीसी। अब आप आगे जब भी रिचार्ज करोगे, अब आप नेक्स्ट रिचार्ज कब करोगे, जब आप आगे सरकार को टैक्स दोगे। अब बताओ अगला रिचार्ज जब होगा, जब भी अगला रिचार्ज विशाल करेगा, मान लो खुद की गर्लफ्रेंड का भी करना पड़े उसको आज के थोड़े दिन बाद, मान लो खुद की गर्लफ्रेंड बोले कि यार रिचार्ज कर दे, अब विशाल को जब खुद की गर्लफ्रेंड का भी रिचार्ज करना रहेगा, तो अपने बताओ 40 रुपए कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। वही यहाँ पे भी हुआ ना, इसको आगे जाके 18,500 देने थे, लेकिन इन भाई साहब के पास पुराना कैशबैक रखा हुआ था। कितना रखा हुआ था, 15,000 रुपए। तो अल्टीमेटली इनको बैंक अकाउंट से कितना पे करना पड़ा, 3,500। तो वो जो कैशबैक आया है वो कभी कॉस्ट नहीं होती है, क्योंकि वो पैसा कटा और आपके खाते में वापस आ गया। तो ये भाई साहब जब आदेश विशाल को पैसा देंगे तो 200 रुपए नहीं देंगे, आदेश विशाल को पैसा कितना देगा, 160, क्योंकि बोलेगा 40 रुपए तो तेरे खाते से गए और तेरे वॉलेट में वापस आ गए। ठीक है, तो अब लिखो आप, मेरे हिसाब से कैशबैक वाले एग्जाम्पल से भी इस पॉइंट को समझा जा सकता है।
अब एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें नीचे लिखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अंशिका पूछ रही सर ऑफलाइन ज़्यादा बच्चे हैं या ऑनलाइन ज़्यादा बच्चे हैं? लगभग इक्वली स्टूडेंट्स है, जितने ऑनलाइन है लगभग उतने ही ऑफलाइन है, तो आप ऑफलाइन भी आना चाहें तो आ सकते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ पे सर इससे हमें कॉस्ट में क्या मैसेज मिलता है? कॉस्ट में मिलता है कि जब भी हम परचेज के ऊपर जीएसटी पे करें, किसी भी चीज़ को खरीदने पे अगर हम जीएसटी पे कर रहे हैं और सरकार उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट दे रही है, तो फिर उसे कॉस्ट का पार्ट मानना चाहिए। दिस इज द मैसेज। ये जो हमने पढ़ा है, इससे ये चीज कंक्लूड होती है कि अगर विशाल आदेश जो है, या विशाल 200 रुपए का रिचार्ज कर रहा है और 40 रुपए उसे कैशबैक के फॉर्म में वापस मिलने चाहिए, तो जब हम कॉस्ट की बात करेंगे कि व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ रिचार्ज, सो इट शुड नॉट बी 200, इट इज 160। सेम अगर मैंने 1.5 लाख रुपए परचेज पे किए और 15,000 रुपए मुझे उस पर जीएसटी के नाम पे कर रहा हूं, टोटल 165 दे रहा हूं, तो मेरे लिए परचेज कॉस्ट 165 होगी या 150 होगी? 150 होगी। पता है, 15,000 रुपए मेरे लिए सेट है। 15,000 लिए मेरे लिए असेट क्यों है? क्योंकि जिस दिन मैं माल आगे कस्टमर को बेचूंगा, उससे जो टैक्स मिलेगा, ये पूरा का पूरा टैक्स मैं अपनी जेब में आगे जाके रख लूंगा, तो मुझे उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाला है कि जब फ्यूचर में जाके मेरे को टैक्स भरना होगा तो मुझे इतना टैक्स कम भरना पड़ेगा। तो मेरे लिए एक तरह का खर्चा हो गया या असेट हो गई, सेट हो गई। तो जो मैंने 165 पे किए, उसमें से 15,000 रुपए मुझे आज नहीं तो कल जब मैं वो माल आके बेचूंगा तो वापस आ जाएगा, तो मेरी जेब से बताओ 165 गए या 150 गए? ठीक है, तो मेरे लिए परचेज कॉस्ट 165 हो गया, 150 होगी, 150 होगी। और यही मैसेज है जो हमें यहाँ पे इस जीएसटी के पार्ट के लिए लिखना है। लिखिए, जीएसटी एक्सक्लूड होगा कॉस्ट में से इफ जीएसटी ऑन परचेजेस, हम एक्सक्लूड करेंगे टैक्स में से, इफ कॉस्ट में से, इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड। अगर हमें उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रही है तो हम उस चीज को कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज अगर मुझे उसका रिबेट मिल रहा है तो फिर वो चीज मेरी कॉस्ट का पार्ट बनना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिबेट मिल रहा है। इफ यू कैन सी, आई कैन अवेल क्रेडिट। सर 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 इसका मतलब आप बोल रहे हो कि सारे केसेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है? यस, एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ ब्लॉकेज जहां पे सरकार टैक्स का क्रेडिट देना नहीं चाहती। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आगे जाके लूंगा। सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, पेट्रोल। पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है सरकार उसकी कोई रिबेट नहीं देती है। पेट्रोल अगर मैंने 90 रुपए में भरवाया है और आगे मैं ट्रांसपोर्ट का भी धंधा कर रहा हूं, तो मेरे लिए भी पेट्रोल 90 रुपए, 100 रुपए का रेट चल रहा है, 108 रुपए का, तो मेरे लिए भी वो 108 रुपए का ही, अगर मैं ट्रांसपोर्ट का धंधा कर रहा हूं और मैं अपने पर्सनल गाड़ी में पेट्रोल भरा रहा हूं तो भी 108 रुपए का ही भरेगा। और मेरे को पेट्रोल पे दिए गए टैक्स की कोई एक्चुअली पता ही नहीं होता कितना टैक्स होता है। हम कितनी बार आर्टिकल में पढ़ते, कोई बोलता है पेट्रोल 23 रुपए का है, उस पर इतना टैक्स लग जाता है कि वो 30 रुपए की चीज 110 रुपए, 115 रुपए की हो जाती है। तो पेट्रोल ऐसी चीज है जिसपे लगे टैक्स की कोई रिबेट नहीं मिलती। तो आज अगर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसने अगर पेट्रोल भरवाया, तो उसके लिए पेट्रोल पे लगा हुआ सारा का सारा अमाउंट क्या है? कॉस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें लगे गए टैक्स की कोई क्रेडिट देती नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसपे सरकार टैक्स का क्रेडिट नहीं देती, तो हमें हमेशा क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। अब बताओ आपका आंसर क्या होगा? अगर अवेलेबल है, मतलब अगर अवेलेबल है तो बताओ कॉस्ट में जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? अगर अवेलेबल है तो बताओ कॉस्ट में जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। और अगर क्वेश्चन में लिखा है इस परचेज पे किए गए टैक्स की कोई क्रेडिट अवेलेबल है, बताओ अगर मैं गवर्नमेंट बोल देती कि अगर 15,000 रुपए का जो टैक्स तूने परचेज पे किया है, हम कुछ नहीं जानते, आना है तो आने दे, कास्केडिंग इफेक्ट, तो बताओ फिर आप कॉस्ट 150 लेते हैं, 165 लेते हैं? दिस इज द कंक्लूजन ऑफ कि अगर हमें जीएसटी में, हम कुछ भी जीएसटी हमारी खरीद पे कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहला यह सवाल पूछना है कि उसकी क्रेडिट अवेलेबल है या उसकी क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। अगर उसकी क्रेडिट अवेलेबल है तो वो चीज़ कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, और अगर उसकी क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो फिर वो चीज़ कॉस्ट का पार्ट बनेगी। और लॉजिकली आप लोगों को समझ में आ गया, 200 रुपए का रिचार्ज कराया विशाल ने, अगर कैशबैक मिल रहा है 40 रुपए का तो कॉस्ट 160 है, और अगर कोई कैशबैक नहीं मिल रहा है तो ऑफकोर्स आदेश विशाल को फिर 160 रुपए देगा, पूरे 200 देगा, पूरे 200 का, अगली बार फिर रिचार्ज करेगा ही नहीं। ठीक है, तो बात ये आ रही है कि अगर आप क्रेडिट ले रहे हैं तो कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा, क्रेडिट नहीं ले रहे हैं तो कॉस्ट में जुड़ेगा। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, पर ये एग्जाम्पल एक्चुअली आपको जीएसटी का एक बेसिक मैकेनिज्म भी चाहता है कि जीएसटी कैसे लगता है। ओके,
सो दीज आर द मेजर इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स. इंक्लूजन्स तो और भी हो सकते हैं, पर एक्सक्लूजन्स मेजरली यही है. एक और है इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड. एक्चुअली इसके साथ लिखना, ये ना ढिंचैक पूजा है. ढिंचैक पूजा मतलब ये इतना कंट्रोवर्शियल है कि किसी किसी चैप्टर में इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड को कॉस्ट का पार्ट माना है और किसी किसी चैप्टर में इसे नहीं माना है. तो इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल एंड दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, हम इसको चैप्टर वाइज ही समझेंगे. मतलब हम हर चैप्टर में ही डिस्कस कर लेंगे कि हम इस चैप्टर में इंटरेस्ट का एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं. क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे आईसीएआई का मॉड्यूल इंटरेस्ट को बोलता है कि मत मानो कॉस्ट, और कहीं कहीं उन्होंने क्लियरली लिखा है कि अगर आपको इंटरेस्ट कॉस्ट दिए तो आपको ये ट्रीटमेंट करना है. तो इसलिए हम एक्चुअली चैप्टर वाइज ही जाएंगे कि कहाँ पे हमें इसे कॉस्ट का पार्ट मानना है और कहाँ पे हमें इसे कॉस्ट का पार्ट नहीं मानना है. तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसे हम एक एक चैप्टर वाइज ही समझेंगे कि इसे हमें क्या करना रहेगा. तो ये है लिस्ट ऑफ इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स, क्या क्या चीजें कॉस्ट का पार्ट बननी चाहिए और क्या क्या चीजें कॉस्ट का पार्ट नहीं बननी चाहिए. अभी हम इसके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, पर मैं आपको बताया किस पे ले चल रहा हूँ, वेराइटी ऑफ कॉस्ट पे, कि कितने तरह की कॉस्ट होती है, क्या वेराइटी होती है. क्योंकि अभी हम बेसिक समझ रहे हैं, हम ABCD सीख रहे हैं कॉस्ट की, तो हमें थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा. और एक बहुत ही ईजी और बेसिक सी बात से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. कॉस्ट को मैं दो टुकड़े में बांट सकता हूं. एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, मुझे बताइए इसके बारे में. आप लोगों को ऑफ कोर्स पता होगा क्योंकि ये चीज़ आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट. बताइए व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट. क्या आंसर चाहिए आप लोगों से? अच्छा आप ही दे दोगे? नहीं, मैं आप ही लोगों से सुनूंगा. जल्दी बताइए व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट. यस सर बोलिए, बैठे बैठे ही बोलना है, खड़े होने की जरूरत ही नहीं सर, बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं है. मैं एक ग्राउंड रूल बता दूं क्लास का कि देयर आर नो रूल्स. ठीक है, सो कोई फॉर्मेलिटी नहीं है. आपको जो खाना है आप लेके आके खा सकते हो, क्योंकि हमें कॉलेज जैसे ही रहना है यहाँ पे. वी आर नॉट ए स्कूल जहाँ पे डिसिप्लिन में रहो, आगे जाके डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करोगे. अब आप बड़े हो चुके हो, अब आप आगे जाके कुछ भी नहीं होगा. जो अगर बिगड़े हुए हो तो ऐसे ही रहोगे, गंदे रहते हो तो गंदे ही रहोगे, साफ सुथरे रहते हो साफ सुथरे ही रहोगे. तो अब कुछ भी नहीं होने वाला, जो स्कूल में होना था हो गया. तो अब आपको जैसे रखना है वैसे रखना है, जैसे जैसा आपको आपको बैठे बैठे बात करनी है बैठे बैठे करो, आपको आराम से लेटे लेटे बात करनी है लेटे लेटे करो, आपको खाना है टेबल पे आराम से लेके खाओ, कॉफी लेके आओ, चाय लेके आओ, बर्गर लेके आओ, फ्रेंच फ्राइज लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं डेफिनेटली नहीं मांगूंगा आपसे कि मेरे को भी दो. ठीक है, अब आराम से खाओ, बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से बैठो, नॉट एट ऑल ए प्रॉब्लम. बस फोकस एक चीज का है, पढ़ाई होती रहनी चाहिए, दैट्स इट. और डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए क्लास में. आपको जो करना है आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. यस सर बोलिए सर. जो कॉस्ट डायरेक्टली लगे, वाओ. ओके एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड. यस सर, एक मिनट जी. अच्छा, ट्रेडिंग में जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट है और जो ट्रेडिंग के बाद लग रही है वो इनडायरेक्ट है. हम अकाउंट्स में नहीं है, हम कॉस्ट में है. ये आप अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट बता दिया, ये भी रॉन्ग है, फर्स्ट वाला भी रॉन्ग है. मतलब रॉन्ग क्या है, फर्स्ट वाला आंसर ही नहीं है, सेकंड वाला रॉन्ग है. जी. वाह नाइस. तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने भी तो यही बोला. ठीक है. एक मिनट जी सर. तो फिर कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? कन्वर्जन कॉस्ट ज्यादा अच्छी लग रही ना ये लाइन. कन्वर्जन कॉस्ट मतलब कन्वर्ट करने, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने में जो कॉस्ट लगती है उसे हम डायरेक्ट कॉस्ट नहीं बोलते, उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट. जो गुड्स पे लगती है और जो सर्विसेज पे लगती है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है. अच्छा, गुड्स और सर्विसेज पे लगती है वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, और जो कॉस्ट गुड्स एंड सर्विसेज पे नहीं लगती है वो कॉस्ट ही नहीं होती है. नहीं होती नहीं है ना. अभी मैंने ऊपर ही तो बताया, जो खर्चा प्रोडक्ट और सर्विसेज पे हो रहा है वो क्या है, कॉस्ट है. और जो खर्चा प्रोडक्ट और सर्विसेज पे नहीं हो रहा है वो कॉस्ट है ही नहीं. तो आप जो बोल रहे हो जो खर्चा प्रोडक्ट और सर्विसेज पे वो डायरेक्ट कॉस्ट होता है, तो फिर तो सारी कॉस्ट डायरेक्ट हो जाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट कुछ बचेगी नहीं. नहीं, बिल्कुल गलत है. अब मैं थोड़ा सा ऑनलाइन भी लेता हूँ, बच्चे नाराज हो जाएंगे कैसी बात कर रहे हो. ऑनलाइन अगर हम जाएं तो सबसे पहले आ रहा है, अरे ऑनलाइन वालों के आंसर ज्यादा सही आ रहे हैं. गूगल से देख के, अच्छा सही बात है, गूगल से देख के बता रहे हैं. ऐसा नहीं है, इतने बड़े गधे नहीं है लोग, है ना. अगर है तो गधे हैं, पर इतने बड़े गधे नहीं है जो कि गूगल से देख के यहाँ आंसर देंगे. जो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में लगे वो डायरेक्ट होगी, और जो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के बाद लगे वो इनडायरेक्ट होगी.
हाँ 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 हाँ, ओके। एक्चुअली बहुत सारे बच्चों का सही आंसर भी आ रहा है। प्रोडक्शन में लगने वाली कॉस्ट डायरेक्ट होगी, नहीं नहीं नहीं। अब सही वाला आंसर मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अपने को लेना पड़ेगा एक छोटा सा एग्जाम्पल इस बात को समझने के लिए, है ना? तो सर, यस सर, मैं आपकी एग्जाम्पल ले लूँ, चलेगा? आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि आपको मजाक मस्ती चलती है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्स योर नेम सर? गौतम। अब हुआ क्या, गौतम की कहानी समझते हैं। ओके, चले मैं बना रहा हूँ कहानी, है ना? ठीक है। गौतम बोल रहे हैं सर मैंने नहीं आज तक अपनी बायोग्राफी देखी। मैं बताता हूँ आपकी ऑटोबायोग्राफी। ओके, तो गौतम जो है, गौतम भाई साहब इंदौर के हर क्लब, इंदौर के हर एरिया, इंदौर के हर खाने की जगह पे चले गए, पर इनको इनका हमसफर नहीं मिला। ठीक है, ओके। नाटा भी आ गए, 3 दिन हो गए, अभी तक तो नहीं मिला। ठीक है। अब हुआ क्या, गौतम ने सोचा कि यार मेरे को लगता है इंदौर में तो अपना कोई टेस्ट बैठ नहीं रहा है, तो अपन कहीं बाहर चलते हैं। तो गौतम ऐसे ही घूमने के पर्पज से भी मुंबई पहुंचे कि यार चलो मुंबई नहीं गए, बहुत ग्लैमर सिटी है, वहाँ चल के घूमेंगे। तो गौतम वहीं पे घूम रहे थे, और वहाँ पे एक मरीन ड्राइव करके है, रिंग बना रहता है और लाइट्स में देखा आपने, यहाँ पे ब्लॉक्स लगे हुए हैं समुद्र के साइड में, वहाँ मरीन ड्राइव पे गौतम बैठा था। और एक्चुअली भगवान ने सुन ली, मरीन ड्राइव पे इनको इनकी हम सफ़र पास में ही बैठी हुई मिल गई। मतलब ऐसे ही कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, आप भी अकेले हो, मैं भी अकेला हूँ। ठीक है चलो, तब हुआ क्या कि जो मैडम हैं, जो हम सफ़र हैं, ये और वो मिले मरीन ड्राइव पे रात को। और अब उन्होंने डिसाइड किया कि अगले 2-3 दिन हम मुंबई में घूमेंगे, साथ में घूमेंगे। अब गौतम और मैडम जो हैं वो दोनों साथ में घूमने लगे, और गौतम को लगा भगवान ने एक्चुअली मुंबई में आके, बोलते ना मुंबई सपनों का शहर है, तो यहाँ आके मेरा सपना पूरा हुआ। ठीक है। अब कहानी ये है कि साहब, गौतम जो है वो मैडम के साथ पहुँचे गेटवे ऑफ इंडिया कबूतर उड़ाने के लिए, कि वहाँ जाएंगे, वहाँ पे कबूतर उड़ाएंगे। अब कबूतर उड़ाने गए और कबूतर उड़ गए। ठीक है। अब क्या करें, वो तो 2 मिनट में उड़ गए, गए और उड़ गए। ठीक है। अब अब मज़ेदार बात क्या है, भाई साहब और मैडम दोनों गेटवे ऑफ इंडिया पे बैठे थे, और गेटवे ऑफ इंडिया के सामने है ताज। अब अटैक हुआ था वो ताज होटल, अब तो बराबर एकदम वापस रेनोवेट होकर चकाचक हो गया। ताज होटल के सामने बैठे थे, और मैडम की एक छोटी सी फरमाइश है, बहुत बड़ी फरमाइश थी कि ताज होटल में एक बार जाके देखना है कि कैसा होता है, नाम बहुत सुना है। अब गौतम में 1 मिनट के लिए तो हिल गया बोले क्या बोल रही है। अब लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन है, इतनी मिन्नतों के बाद, कहाँ कहाँ नहीं नंगे पाँव भागा है, उसके बाद जाके तो मिला है। और उसके बाद अगर एक छोटी सी चीज़ के लिए अगर इंप्रेशन खराब हो गया तो ये भी छिन जाएगा। तो इसलिए गौतम ने सोचा कि ठीक है, तो पहले पहले गौतम ने गर्लफ्रेंड को बाहर ही पास में पानीपुरी के ठेले पे पानीपुरी खिलवा दी। ठीक है, फिर पास में बड़ा पाव खिलवा दिया ताकि पेट पूरा चकाचक भर जाए। फिर बोला चलो अपन ताज चलते हैं। ठीक है, तो अब ताज में जाके करेंगे, पेट तो ऑलरेडी मैडम का पानी पूरी और बर्गर से, पाव भाजी पाव और वो सब वड़ा पाव से भर दिया 50 रुपए के अंदर। अब बोला हाँ यार ताज चलते, ताज में जाके सिर्फ अपन चाय वाय पी लेंगे, कॉफी वॉफी पी लेंगे, इतनी जगह बची थी। तो अब मैडम और सर दोनों गए अंदर, और ताज में जाके उन्होंने चाय कॉफी के लिए जैसे ही अंदर गए, तो सबसे पहले गार्ड ने गेट पे सलाम ठोका, गार्ड ग्लास डोर खोला, सलाम ठोका, गौतम ने भी गलती से सलाम ठोक दिया। ठीक है, ओके। गौतम बोला इतनी इज्जत। ओके। अब फाइनली गौतम अंदर पहुंचा, तो अंदर जाके उसने देखा कि बड़ा सुंदर सा शैंडलियर लगा हुआ है, बड़ा सा रिसेप्शन है, स्टाफ ग्रीट करने आया है, वेलकम सर, हाउ डू आई हेल्प यू, ऐसा करके एक सुंदर सी लड़की जो है वो रिसेप्शन से आपको रेस्टोरेंट तक लेते हुए गई। ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जाके वेटर ने चेयर खींचा, बढ़िया शानदार इंटीरियर है, बड़ी ठंडी ठंडी बढ़िया हवा आ रही है, क्रॉकरी, बहुत अच्छी कटलरीज है, और चाय भी ऑर्डर करी, चाय पी भी ली। अब चाय एकदम शानदार बढ़िया चाय, कोई दिक्कत नहीं है। गौतम बोला मस्त अदरक इलायची मार के बढ़िया चाय बनाई है, मजा भी आ गया चाय पीने में। अब आया बिल। अब हुआ क्या, मैडम बोली मैं आती हूँ वॉशरूम वॉशरूम जाके, इतने में जो सर है, सर ने बिल देखा। अब बिल देखा तो सर ने कॉस्टिंग तो पढ़ी ली थी, तो अब भाई साहब के खून में आ गई कॉस्टिंग, खून में बनियागिरी आ गई। ठीक है। तो अब भाई साहब ने लगाया कैलकुलेशन कि साला इसने मेरे से बिल लिया है 1100 रुपए का 2 चाय का। कितने का बिल? 1100 रुपये 2 चाय का बिल है। और लगा क्या, अल्टीमेटली चाय ही थी, कोई ऐसा तो था नहीं कि रेडबुल पिला दी हो मेरे को 2-4 जो एनर्जी आ जाएगी। अल्टीमेटली था क्या, चाय। उसने सोचा चाय में लगा क्या है, चाय में लगा होगा दूध, चाय में लगी होगी शक्कर, चाय में लगी होगी अदरक, चाय में लगा होगा मसाला। और क्या वो अलग तरह का शेर वेर का दूध डाल के चाय बनाते हैं क्या? शेर के दूध में चाय बनाते हैं क्या ताज वाले जो 1100 रुपए ले रहे हैं? दूध तो भैंस का ही होगा।
क्या गाय का ही होगा? अल्टीमेटली दूध कितने का होगा? चाहे ताज वाले भी खरीदे हैं तो दूध कितने रुपए लीटर का होगा? 50 रुपए लीटर का, 60 रुपए लीटर का। तो ये भाई साहब कैलकुलेशन लगा रहे कि 1100 रुपए के बिल में अल्टीमेटली मैंने पिया क्या? मैंने मैंने 5 रुपए का दूध पिया, 10 रुपए का दूध ले लिया अपन ने, 5 रुपए की चाय पत्ती ले ली, 5 रुपए की शक्कर ले ली, बहुत बढ़िया भी अदरक वदरक सब डाल दी, तो 10 रुपए और जोड़ लो, मेहनत भी जोड़ ले तो चाय बनाने में लगे तो 5 मिनट ही है। चला टोटल मिला के ताज होटल मतलब वो चाय बनाने में कॉस्ट 50 रुपए नहीं लगी, वो भी ताज में। ठेले वाला तो वही चीज अपने को 10 रुपए में देता है, ताज में तो ताज वाले की कॉस्ट भी कितनी लगी? 50 रुपए। और ये अपने को कितने में बेच रहा है? प्रॉफिट मार्जिन 1100 रुपए की चीज है और कितने में बनी? 50 रुपए में। तो इन भाई साहब के दिमाग में यही कैलकुलेशन आया कि 1050 रुपए का प्रॉफिट ताज होटल सिर्फ मेरे से कमा गया, जिसमें 50 रुपए की उसने चाय पिलाई और बेच कितने में रहा है? 1100 रुपए में। एक्चुअली यहाँ पे गौतम एक बहुत बड़ी गलती कर गए, उन्होंने कॉस्टिंग की शुरू की क्लासेस पढ़ी थी लेकिन ढंग से नहीं पढ़ी, क्योंकि ढंग से अगर पढ़ी होती तो उनको पता होता कि आप जो कॉस्ट उस चाय में देख पा रहे हो, क्या क्या देख पा रहे हो एक चाय में? दूध, शक्कर, अदरक, लेबर की ये लगा होगा, यही दिख पा रहा है कि हाँ इतना ग्राम दूध लगा होगा, इतनी शक्कर लगी होगी। ये जो आप चाय में देख पा रहे हो ना कि हाँ ये लगा होगा, इतना इतना लगा होगा, एक्चुअली गौतम सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट देख पा रहा है। उसको एक्चुअली दूसरा चश्मा पहनना पड़ेगा, हाई नंबर वाला, क्योंकि अब उसको दिखेगी वो कॉस्ट जो एक्चुअली अभी उसको चाय में नहीं दिख रही है। कैसे? जो चौकीदार ने सलाम ठोका था वो उसका पैसा भी अल्टीमेटली चाय से लिया हुआ है। वो जो मैडम आपको गेट से लेके रेस्टोरेंट तक छोड़ने आई थी ना, उसके 10-10 कदम जो है ना, एक एक कदम 25-25 रुपए का था। ठीक है, सवाल ये है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि गौतम जो चाय में कॉस्ट देख पा रहा है वो सिर्फ कौन सी कॉस्ट देख पा रहा है? जो उसको दिख रही है, जो ट्रेस कर पा रहा है, एक्चुअली वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है। चौकीदार का सलाम ठोकने का कॉस्ट, होटल का इंटीरियर, होटल का मेंटेनेंस, होटल का एसी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये बिल वो बिल, सैलरीज, ये सब अल्टीमेटली आपकी चाय से लिया गया है, लेकिन आपको नहीं दिख पा रहा है क्योंकि वो कॉस्ट एक यूनिट से ट्रेस नहीं हो सकती। और ऐसी कॉस्ट को हम क्या नाम देते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो यू जस्ट हैव टू forget everything what you have read about direct cost and indirect cost and listen very carefully. What is the exact meaning of direct and indirect cost? जिस कॉस्ट को एक यूनिट से ट्रेस किया जा सके कि इतना कॉस्ट इस प्रोडक्ट में लगा होगा, वो है डायरेक्ट कॉस्ट। और जिस कॉस्ट को पता तो है ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट में लगा होगा, पर ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि एक यूनिट को बनाने में कितना लगा होगा। जैसे चौकीदार का सलाम का कॉस्ट आपकी चाय में कितना जुड़ा होगा वो आप पता नहीं कर पाओगे, कारण ये कि ऐसा तो है नहीं वो सलाम भी आपको चाय में डाल के दे दिया हो, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपकी उस चौकीदार की सैलरी आपकी चाय में कितनी जुड़ी हुई है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपकी चाय में कितना पता है जुड़ा है, लगा है। अल्टीमेटली ये सारा पैसा लेना किससे है? कस्टमर से लेना है, पर एग्जैक्टली चाय को बनाने में कितना लगा वो यहां से नहीं डाल सकते। क्या नाम देते? मैं इसका एक और एग्जांपल हमारी मम्मी की भी एग्जांपल से ले सकता हूँ। सबकी घर की मम्मियों का मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। उनको ले जाओ आप 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल के अंदर, सबसे पहले क्या देखेगी? मेन्यू, और मेन्यू में पनीर की सब्जी 400 रुपए। तेरे को पता है, वो आपको समझाएगी, तेरे को पता है कितना पनीर आएगा? 100 ग्राम 30 रुपए का आता है ना? मैं सब्जी 50 रुपए में घर पे बना के खिला दूंगी तेरे को। 400 रुपए की सब्जी, मम्मी बोलती कि मैं सब्जी तेरे को 50 रुपए में, मम्मी आप खिला कर रहे हो घर में, हम अभी कहाँ बैठे हैं? 5 स्टार होटल में। तो ऑफ कोर्स कॉस्ट डिफर करेगी, और हम जो कॉस्ट एक्चुअली पनीर की सब्जी से ट्रेस कर पा रहे हैं वो कॉस्ट कौन सी है? डायरेक्ट। लेकिन बहुत सारी और कॉस्ट जो है अब उस होटल में एम्बियंस की, रहने की, सिटिंग की, एसी की, स्टाफ की, सर्विसिंग की, ये सब भी तो खर्च कर रहे हो। वो खर्च आपको मम्मी को थोड़ी दिखेगा, क्योंकि वो कॉस्ट एक्चुअली ट्रेसेबल नहीं है। वो सारी कॉस्ट क्या है? नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट है। वो सारी कॉस्ट को हम क्या नाम देंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो आज हम इस क्लास को इस एग्जाम्पल के साथ फिनिश कर रहे हैं। और गौतम थैंक यू सो मच, अब क्लास में आप फेमस हो चुके हैं, ठीक है, थैंक यू। और अब हम बात की डिस्कशन करेंगे कल, और कल हम बात करेंगे कि डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट एग्जैक्टली क्या होती है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सारा डिस्कशन करेंगे कल। थैंक यू सो मच, एंजॉय, गुड डे एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।